उर्मिला जी के दो बेटे थे। पहले बेटे महेश की शादी सुरभि के साथ हुई और छोटे बेटे विवेक की शादी अंजलि के साथ हुई। अंजलि जब घर में शादी करके आई तो उसने देखा कि उर्मिला जी उसकी जेठानी सुरभि के ऊपर अच्छा खासा अत्याचार करती हैं। उर्मिला जी सास होने के पूरे मजे ले रही थी और जब देखो तब किसी न किसी बात पर सुरभि को परेशान करती रहती। उसे दुखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अंजलि को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे सुरभि, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक सो रही हो? घर का काम कौन करेगा? मम्मी जी, जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं है। कल रात को उन्होंने मुझे बताया था। आप उन्हें सुने दीजिए, काम मैं कर लेती हूँ। आई बड़ी जेठानी की वकील बनकर, जाकर तू अपना काम कर। मम्मी जी माफ़ करना, वो ज़रा उठने में देर हो गई। कल रात को बुखार आ गया था ना, इसलिए सुबह नहीं उठ पाई। बुखार आ गया था तो मैं क्या करूं? रसोई बर्तनों से भरी पड़ी है। कल रात को भी तू बर्तन मांजे बिना ही सो गई। अब क्या ये सब काम मैं करूंगी? नहीं मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। भाभी, आपको बर्तन मांजने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल रात को आपको बुखार था। अरे तो कौन साफ करेगा बर्तन? तुम करोगी क्या? मम्मी जी, आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे ऑफिस जाना है और मैं ये सारे काम नहीं कर सकती। तो फिर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सुरभि को सारा काम करने दे। जा सुरभि, जल्दी से बर्तन साफ कर। और आज पूरा बाथरूम कपड़ों से भरा पड़ा हुआ है, वो भी तुझे ही धोने हैं। अंजलि को अपनी सास का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए मम्मी जी, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। मैं इस घर की छोटी बहू भले ही हूँ, लेकिन इस घर में किसी के साथ कुछ भी अत्याचार हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम छोटी बहू हो, बहू की तरह रहो। सास बनने की कोशिश मत करो। ठीक है मम्मी जी, शाम को बात करते हैं। मुझे अभी ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। जब अंजलि शाम को ऑफिस से लौट कर आती है तो साथ में अपने भाई को लेकर आती है। अंजलि का भाई शहर का जाना माना दबंग इंसान था। उसके आगे किसी की एक ना चलती। जय हो आंटी जी, क्या बात है? आजकल बहुओं को बहुत परेशान किया जा रहा है। अरे नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अरे बेटा, पूछ ले अंजलि से। हैं? उससे तो मैं कोई काम ही नहीं करवाती है ना अंजलि बेटा। मम्मी जी, मेरा भाई मेरी नहीं, इस घर की बहू यानी कि मेरी और सुरभि भाभी दोनों की बात कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो सुरभि से भी पूछ लो। अभी उसे बुला देती हूँ। सुरभि बेटा, जरा इधर तो आना। सुरभि अपनी सास से बहुत डरती थी और इसलिए उसने अंजलि के भाई के सामने अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोला। प्रणाम भाभी, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों दिख रही है? अरे अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ है ना इस घर में, तो बेधड़क मुझे बता दीजिए। यहाँ का सारा काम तो मैं देख लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मम्मी जी तो मुझे बहुत प्यार करती है। अंजलि तो मेरी छोटी बहन की तरह है। अरे भाभी, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देती कि मम्मी जी आपके साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं? देख बेटा, तुम्हारी बहन की जबान कैसे कैंची की तरह चलती है। अरे अब जब सुरभि खुद कह रही है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, तो भला ये क्यों भड़काने में लगी हुई है? अंजलि, मुझे लगता है तुम्हारी सास ठीक कह रही है। हो सकता है कि तुम्हारी जेठानी को कोई परेशानी ना हो, बस तुम्हें ऐसा लग रहा हो। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। इस तरह की चालाकी खेलकर अंजलि की सास अंजलि के भाई को वहां से भेज देती है और उसके जाने के बाद, अंजलि, खबरदार जो आज के बाद कभी अपनी जेठानी की तरफदारी करने की कोशिश भी की तो। आप मुझे जानती नहीं मम्मी जी, मेरे भाई को देखा है ना, बस उसी की बहन हूँ मैं। डरती नहीं हूँ किसी से। हाँ, ध्यान रखना। और फिर एक दिन अकेले में अंजलि अपनी जेठानी को समझाती है, भाभी, इस तरह डरने से ज़िंदगी नहीं कटेगी। आपको मम्मी जी के अत्याचार का जवाब देना चाहिए।
नहीं नहीं अंजलि, मुझे मम्मी जी से बहुत डर लगता है। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकती। जैसा चल रहा है प्लीज़ चलने दो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आपकी पूरी जिंदगी यहाँ इस घर में बर्तन मांजने में निकल जाएगी भाभी। तो तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैं मम्मी जी से रोज झगड़ा करूँ क्या? झगड़ा ना सही, लेकिन आप उन्हें उनकी गलत बात का जवाब तो दे सकती हैं ना। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। ठीक है, आज से आपके ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला मैं लूंगी। अगले दिन। सुरभि, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा था पूरी छत की झाड़ू और धुलाई करके आ। चल जा जल्दी। मम्मी जी, छत पर बहुत धूप निकली हुई है, भाभी को वहां भेजना ठीक नहीं। तू चुप कर, तुझसे किसी ने पूछा है क्या? तभी अंजलि अपने कुर्ते की जेब से एक नकली गन निकालती है और उसे हवा में लहराते हुए कहती है, वैसे तो मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कल जाते जाते मेरा भाई मुझे ये तमंचा दे गया था। कह रहा था कि मैं इतना दबंग हूँ तो मेरी बहन थोड़ी तो दबंग होनी चाहिए। क्यों मम्मी जी, आपका क्या ख्याल है? सुरभि, अरे रहने दे बेटा, छत की धुलाई करके क्या करेंगे? कल फिर गंदी हो जाएगी। तू एक काम कर, घर का झाड़ू पोछा कर ले जा। वैसे मम्मी जी, मेरे भाई ने कहा था कि घर में काम वाली बाई लगवा लो। वो क्या है ना, इस तमंचे को वो कल ही पूरा लोडेड करवा के आया था और उसके हाथ से ना अक्सर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। अगर उसको खबर भी चली कि यहाँ पर मैं अपने ससुराल में झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो। सुरभि बेटा, कुछ दिनों से तेरी तबीयत खराब है ना, एक काम कर, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। ये हुई ना मम्मी जी। चलिए, इसी बात पर मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। कुछ देर के बाद अंजलि सुरभि के कमरे में आती है। ये क्या अंजलि, तुमने तो मम्मी जी को अपनी बंदूक से बिल्कुल डरा दिया, और तुम्हारे पास ये बंदूक आई कहाँ से? भाभी, इंसान को ना थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए। आप जानते हैं ये नकली है, लेकिन मेरे अंदर जो हिम्मत है ना वो बिल्कुल असली है। ठीक कहती हो तुम, थोड़ी सी हिम्मत मुझे भी करनी होगी। कल जब मम्मी जी आपसे कुछ भी कहेंगी ना तो मैं आपकी तरफदारी नहीं करूंगी। आप एक बार में उन्हें अच्छे तरीके से जवाब दे देना, फिर देखना वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। और फिर अगले दिन। सुरभि, जा मंडी जाकर सब्जी ले आ। लेकिन मम्मी जी, अभी तो दोपहर के 12 बजे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, मैं शाम को जाकर ले आऊंगी। तो क्या मोम की बनी है, जब पिघल जाएगी हैं? मम्मी जी, मैंने कह दिया ना, मैं सब्जी शाम को जाकर ले आऊंगी। अभी बहुत तेज गर्मी है और इतनी तेज धूप में जाना मेरे बस की बात नहीं है। सुरभि का जवाब सुनकर उर्मिला जी डर जाती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, शाम को सब्जी ले आना। इतनी आंखें क्यों दिखा रही है? मम्मी जी, थोड़ा दबंग तो होना ही पड़ेगा ना। पूरी जिंदगी हो गई आपके ताने सुनते सुनते, और आज के बाद अगर आपने मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से एक बहू को काबू में करके रखा था, लेकिन इसकी दबंग देवरानी ने तो इसके भी तेवर बदलवा दिए। उस दिन के बाद से उर्मिला जी ने अपनी बहुओं से तरीके से बात करना सीख लिया। दबंग देवरानी ने सब कुछ ठीक जो कर दिया था। सुरेखा अपने पति देव, बेटे अर्जुन और बहू गीता के साथ अपने एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुरेखा बहुत ही कंजूस किस्म की औरत थी। ऐसे ही एक दिन सुरेखा हाथों में सब्जी का थैला लेकर मार्केट जाने लगती है। तभी उसका पति देव सुरेखा से कहता है, अरे भाग्यवान, बाजार जा रही हो तो कुछ पतंगे ले आना, कल मकर संक्रांति है ना। तभी वहां सुरेखा की बहू गीता भी आ जाती है और वो अपनी सास से कहती है, और माँ जी, साथ में दही, चूड़ा, गजक, रबड़ी, मूंगफली ये सब भी ले आना। पता नहीं कैसा पति, बहू और बेटा मिला है, हर समय पैसे को उड़ाने की सोचते रहते हैं। ये नहीं कि कुछ पैसे बचा लो और इन फिजूल के खर्चों को कम करो। अरे बहू, इन सब चीज की क्या जरूरत है? घर में बनाए तो है तिल के लड्डू, उन्हीं से काम चल जाएगा।
ये बोलकर सुरेखा मार्केट जाती है और मार्केट से आते हुए देव और अपने बेटे के लिए कुछ पतंगे खरीद लेती है। घर आने के बाद कितने पैसे खर्च हुए सुरेखा उन सभी का हिसाब करने लगती है। तभी अर्जुन वहां आता है। माँ, पापा ने आपको पतंग लाने को कहा था ना, उनमें से कुछ पतंग देना तो। मैं पापा के साथ ऊपर पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। अरे पर बेटा, वो पतंग तो तेरे पापा ने मकर संक्रांति के लिए मंगवाई थी, इसलिए कल ही उड़ाना, आज रहने दे। माँ, आपकी ये कंजूसी करने की आदत कभी नहीं जाएगी। आप मुझे पतंग दो, कल के हम कल देख लेंगे। मार्केट में पतंग खत्म नहीं हुआ है, अगर कम पड़ेंगे तो हम और ले आएंगे। अर्जुन के बोलने पर ना चाहते हुए भी सुरेखा को पतंग देना पड़ता है और अर्जुन कुछ पतंग लेकर छत पर उड़ाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर उनकी पड़ोसन सुमित्रा आती है और सुमित्रा गीता के हाथ में कुछ तिल के लड्डू देती है, जिसके बाद गीता भी किचन में से कुछ तिल के लड्डू एक टिफिन में पैक करके सुमित्रा को देने के लिए जाने लगती है। तभी सुरेखा रसोई में आ जाती है और गीता के हाथों से टिफिन लेकर बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? टिफिन भर के लड्डू देना जरूरी है क्या? अब सुरेखा टिफिन के सारे लड्डू निकालकर उसमें बस एक लड्डू रखकर टिफिन गीता को वापस कर देती है। अब ठीक है, ले आप जाकर ये टिफिन सुमित्रा को दे दे। पर माँ जी, उन्होंने हमें इतने सारे लड्डू दिए और हम उन्हें ये एक लड्डू देंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे तो क्या हो गया, उनके घर में भी तो लड्डू बने हुए हैं ना। और अगर इसी तरह टिफिन भर भर के तू पड़ोसियों को लड्डू बांटने लगेगी तो सारे लड्डू खत्म हो जाएंगे। फिर तेरे ससुर और तेरा पति दोनों कहेंगे, लड्डू तो तुमने दिया ही नहीं, अब हम अपने स्टाफ को क्या दें? इसलिए इतना ही काफी है, जा आप दे दे। एक काम कीजिए माँ जी, ये लड्डू आप खुद ही सुमित्रा आंटी को दे दीजिए, मैं नहीं जाने वाली। ये बोलकर गीता वहां से चली जाती है और सुरेखा खुद जाकर सुमित्रा को तिल के लड्डू का टिफिन देती है। सुमित्रा टिफिन देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, इस कंजूस ने आज टिफिन में लड्डू दिया है, जरा टिफिन खोलकर देखूं तो। जैसे ही सुमित्रा टिफिन खोलकर देखती है, उसमें एक लड्डू देखकर सुरेखा से कहती है, अरे बहन, इतने सारे लड्डू देने की क्या जरूरत थी। अब एक काम करो, ये लड्डू भी तुम ही रख लो, ठीक है? मैं चलती हूँ, हैप्पी मकर संक्रांति। सुमित्रा सुरेखा के हाथों में लड्डू का टिफिन देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुरेखा अपने कमरे में जाकर पतंगों को गिनने लगती है। तभी देव वहां आ जाता है। सुरेखा, जल्दी से कुछ पतंग दो ना, मेरी सारी पतंग कट गई है। क्या? सारी पतंग कट गई? अरे तुम दोनों बाप बेटे पागल हो गए हो क्या? मकर संक्रांति कल है, पतंग कल उड़ानी है, आज नहीं। पर तुम दोनों ने तो आज ही सारे पतंग उड़ा उड़ा कर खत्म कर दिए, अब नहीं है पतंग, जाओ। अरे भाग्यवान, तुम्हारी कंजूसी करने की आदत कब जाएगी? पतंग है तो पतंग लेकर ही आए हैं उड़ाने के लिए। हाँ तो पर कल उड़ाना ना पतंग। अब अर्जुन को भी नीचे बुला लो, खाना खाने का समय हो गया है वैसे भी। जिसके बाद सुरेखा के कहने पर देव अर्जुन के साथ नीचे आता है और सब खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद गीता सबके लिए तिल के लड्डू लेकर आती है और सबको 2-2 तिल के लड्डू दे देती है। ये देखकर सुरेखा अपनी बहू से कहती है, अरे ये सारे लड्डू आज ही खत्म कर देगी क्या? पहले तो सुमित्रा के लिए इतने सारे लड्डू पैक कर दिए और अब सबको घर में बांट रही है। अरे मकर संक्रांति कल है, कल कुछ नहीं करेगी क्या? माँ जी, अभी बहुत सारे लड्डू बचे हुए हैं, अगर उनमें से कुछ खा भी लिए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर लड्डू कम पड़ गए तो तेरे ससुर जी और अर्जुन के ऑफिस में कहाँ से लड्डू जाएंगे, सोचा भी है तूने? अरे जानती है ना इन दोनों बाप बेटे को, मकर संक्रांति खत्म होते ही ऑफिस में सबको लड्डू बांटने का शौक है। माँ जी, हद होती है कंजूसी की भी। ये बोलकर गीता वहां से अपने रूम में चली जाती है। सुरेखा भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मकर संक्रांति का दिन होता है। सब लोग जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और मकर संक्रांति मनाने लगते हैं। कुछ देर बाद देव, अर्जुन और गीता पतंगबाजी के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद गीता सुरेखा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आज के लिए पतंग खरीदी थी ना, अब तो आप हमें पतंग दे सकती है ना, ताकि हम छत पर जाकर पतंगबाजी कर सके। हाँ हाँ देती हूँ। ये बोलकर सुरेखा पतंग लेने के लिए जाती है, जहां उसने अपने 2 पालतू तोतों को रखा होता है। उन तोतों को देखकर सुरेखा खुद से बोलती है,
सबको पतंग उड़ाने की पड़ी है, पर कोई एक बार भी इन बेचारे पक्षियों के बारे में नहीं सोचता जो खुले आसमान में उड़ रहे होते हैं। पतंग उड़ाने की वजह से न जाने कितने पक्षी घायल हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पतंग उड़ाने के लिए सब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और अपनी सेफ्टी भी कर लेते हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे, पर पक्षियों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये बोलकर सुरेखा सारे पतंग लाकर गीता को दे देती है। तभी वहां देव और अर्जुन आते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो गीता? हम कब से तुम्हारा छत पर इंतजार कर रहे हैं और तुम हो जो पतंग लेकर नीचे खड़ी हो। अच्छे से तैयारी कर लेना। हाँ हाँ भाग्यवान, पूरी तरह से तैयारी कर ली है, कुछ नहीं होगा हमें अब। चलो अब। मैं आप सबकी नहीं, उन मासूम पक्षियों की बात कर रही हूं जो बोल भी नहीं सकते। न जाने आज कितने मासूम पक्षी इन पतंग के मंझों से घायल हो जाएंगे। आप लोगों का क्या है, आप तो मजे कर लेंगे, पूरे दिन पतंग उड़ा लेंगे, पर जान से हाथ कौन गवाएगा? ये पक्षी, आप लोगों को एंजॉय करना है, पतंग उड़ाना है, जाओ जाओ भाई आप। सुरेखा की बातें सुनकर तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर पतंग नीचे रख देते हैं। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने सही कहा, हमारी वजह से आज के दिन पता नहीं कितने निर्जीव पक्षी घायल हो जाते हैं, वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ये पतंग नहीं उड़ाऊंगी, बाकियों को उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं। सुरेखा, तुम भले ही कंजूस हो, पर आज तुमने हम सबको एक बहुत अच्छी सीख दी है, इसलिए आज से हम लोग भी पतंग नहीं उड़ाएंगे और ऐसे ही मकर संक्रांति मनाएंगे। सही कहा पापा, हम हमेशा अपना मज़ा पहले सोचते हैं, लेकिन कभी उस मज़े में किस तरह इन बेजुबानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नहीं सोचते। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद गीता, देव और अर्जुन पतंग नहीं उड़ाते और उसकी जगह परिवार के साथ समय बिताना, छत पर बैठकर दूसरे लोगों को देखना और पड़ोसियों के साथ गप्पे लगाना, गेम्स खेलना और इस तरह दिन का मजा लेना जारी रखते हैं। अग्रवाल परिवार में बड़े दिनों बाद कोई खुशी की खबर आई थी, क्योंकि बड़े बेटे वीरेन का रिश्ता जो तय हो गया था। शांति इस खुशी को किसी की नजर ना लगे, इसलिए अभी किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अभी तक वीरेन के रिश्ते पक्के होने की खबर किसी को नहीं दी थी। मम्मी, आपने मिठाई कटवाई कि नहीं? मिठाई किस बात की? अरे भैया का रिश्ता तय हो गया है, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मिठाई तो बटनी है कि नहीं? अरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। अभी बस भैया का रिश्ता तय हुआ है, सगाई नहीं हुई। ऐसे बातें बाहर नहीं बताते, लोगों की नजर लग जाती है, इसीलिए मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने तो... इससे पहले कि वो कुछ कहती, फोन बजता है। हेलो, हाँ जीजी, कैसी हैं आप? अरे हम कैसे हैं वो छोड़ो, बधाई हो, वीरेन का रिश्ता तय हो गया ना? क्या 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 नहीं हुआ क्या? अरे हाँ हाँ जीजी, रिश्ता तय हो गया है, सही कहा आपने। हाँ, लवली ने फोन किया था, जूसी ने बताया, हमने तो रिश्तेदारों में सबको बता दिया। बोलो। अच्छा अच्छा, बड़ी फास्ट निकली आप तो जीजी। अरे मिठाई कब भेज रही है? बस जीजी, कल ही भेजती हूँ, आपकी पसंद की। हाँ जल्दी भेजो, और सुनो सबको भेज देना मिठाई। हमने सबको बता दिया है कि हमारे भतीजे का रिश्ता तय हो गया है। ठीक है जीजी, प्रणाम, फोन रखते हैं। अरे तुझे क्या? इससे पहले कि शांति कुछ कहती, जानकी आ जाती है। अरे कहाँ होने वाली सासू माँ जी? अरे यहीं है हम, आओ आओ जानकी। अरे बातें बातें बाद में करना, पहले बहू का फोटो दिखाओ और मिठाई खिलाओ, चलो। अच्छा, तो तुम्हें भी पता चल गया क्या? अरे लवली ने ही तो बताया सबको, बाहर आई थी, चीख रही थी, अब मैं ननद बनूंगी ननद बनूंगी। सारे मोहल्ले को पता चल गया है। अरे ये तो अच्छी बात है, सबको पता चल गया है। हम भी बताने ही वाले थे, पर हमारे लवली के पेट में खाने के अलावा कुछ पचता ही नहीं, क्या करें। चलो चलो अब मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ जरूर, हम बस मंगवाने ही वाले मिठाई, अब तो पूरे मोहल्ले को बांटनी पड़ेगी, ये हमारी लवली ही देने आ जाएगी सबको। ठीक है, हम चलते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं मिठाई का। प्लीज 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 मारना मत, प्लीज, हमें क्या पता था कि नहीं बतानी है बात। चलो अभी ठीक है, जो हो गया सो हो गया।
अब बता ही दियो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इतनी सारी मिठाई मंगवानी पड़ेगी, सबको बांटनी पड़ेगी। अब तुम ही जाना हर किसी के घर मिठाई देने, समझी? जी। शांति सबको मिठाई बंटवा देती है और साथ ही साथ शादी का मुहूर्त भी निकलवा ही दिया, क्योंकि वो भी चाहती थी कि अब उसके घर भी जल्दी से बहू आ जाए जो उसका घर संभाल ले। इसलिए 2 महीने के अंदर ही उसने वीरेन और नायरा की शादी भी करवा दी। शादी के बाद मैं तो इतनी खुश हूँ कि अब नायरा आ गई तो घर की जिम्मेदारी वही संभाल लेगी। जी माँ जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी बेटा। अरे मम्मी, आपको पता है वो पिछली गली में जो राधिका आंटी रहती है ना, उनकी बेटी की भी अभी अभी बस 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। वो भी अपनी बहू से यही कह रही थी, अब तो बहू आ गई है, सब कुछ संभाल लेगी। हाँ तो बहुएं होती है इसीलिए। अरे मम्मी, उनकी बहू तो 3 महीने भी नहीं रुकी, उनका बेटा लिया, गहने लिए और चल दी अपने मायके। अब बेचारी ऐसे ही अकेली रहती है घर में। अरे नहीं मम्मी जी, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी, सच में। अरे नहीं बेटा, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो। वो राधिका आंटी भी अपनी बहू से यही कहती थी। अरे लवली। अरे मम्मी वो छोड़ो, आपको पता है हमारे पीछे वो सुषमा आंटी का मकान है ना, उनकी बहू ने तो कमाल ही कर दिया, शादी के अगले दिन ही उनको घर से निकाल दिया। बोलो। मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। वो भी ऐसा ही कहती थी शादी के पहले। अरे नायरा, तुम इस लवली की बात को दिल पे मत लो, ये ऐसी ही है। हाँ बेटा, ये तो बस यूं ही बात कर रही है, तुम्हारे लिए नहीं कह रही है। पता नहीं दुनिया भर की खबर कैसे आ जाती है इसके पास। लवली, तू ना बिग बॉस थोड़ा कम देखा कर, समझी? अरे हाँ भाभी, मैं आपके लिए नहीं कह रही थी, मैं तो बस बता रही थी कि आजकल की बहुएं पहले कहती हैं हम सीधे हैं, लेकिन फिर जलेबी निकलती हैं। क्या? अरे बहू कुछ नहीं, तुम जाओ खाना बना लो, हम सब आते हैं। जी मम्मी जी। लवली कुछ भी बोलती है कहीं भी। जा चल अपना काम कर, जा वो रील बना जो सारा दिन बनाती है ना, जाकर। नायरा के घर में आने के बाद से शांति बहुत खुश थी। नायरा ने अपने प्यार से सबका मन भी जीत लिया था। नायरा, देखते देखते तुम दोनों की शादी को 1 साल भी हो गया। शादी की सालगिरह मुबारक हो बहू। थैंक यू मम्मी जी। आर्यन, बहू को आज कहीं घुमा लाना, ठीक है? मैं भी चलूंगी साथ में। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। अरे तुझे क्या करना है इनके बीच में जाकर? हाँ, जो वो लोग करेंगे, घूमेंगे और क्या। अरे पगली, तुझे कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ चलना, हम घुमाएंगे, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहो फिर। वैसे मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो कि बच्चे के लिए तुम दोनों पर जोर डाले, लेकिन अब शादी को 1 साल हो गया है, तो तुम दोनों को जब सही लगे तब बच्चे के बारे में सोचना जरूर। मम्मी जी, मेरा भी यही मानना है कि बच्चा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हम भी बच्चे के बारे में सोच ही रहे हैं। अरे वाह, फिर तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। जब तुम दोनों तैयार हो तब ये फैसला ले लेना, कोई दबाव नहीं है। हाँ, मुझे भी बुआ बनना है भाभी, जल्दी से। लवली, वैसे जल्दी से तो कुछ नहीं होगा, 9 महीने तो लगेंगी। अरे पागल है ये लड़की। नायरा खुद भी बच्चे के लिए तैयार थी, जानकर शांति भी काफी खुश हो जाती है, लेकिन उसे ये खबर इतनी जल्दी मिलेगी उसने सोचा नहीं था। माँ कहाँ हो? अरे क्या हुआ, क्यों इतनी चिल्ला रही है? अरे माँ, मैं बुआ बनने वाली हूँ, और आप दादी। क्या? भाभी प्रेग्नेंट है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी जल्दी सुन लेंगे। अरे माँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने कितने सारी रील बना दी है कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। क्या? अरे पागल लड़की, किसने कहा था कि रील बना? तेरे रील पूरा खानदान देखता है। हे भगवान, जब अकल बढ़ रही थी तब भी तू रील ही बना रही होगी। अरे शांति कहाँ है? ये लो, बुआ जी तो घर पर ही आ गई। हाँ, यही हूँ बुआ जी, बस अभी आई। अरे मैं तो लवली का वीडियो देखते ही भागती हुई आई हूँ। कहाँ है मेरी नायरा बहू? उसका चेहरा तो देख लूं मैं। भाभी अपने कमरे में है, उल्टी हो रही ना उन्हें सुबह से। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसी हालत में तो उल्टी होती रहती है। बुआ जी आप? नमस्ते बुआ जी। अरे बस झुका मत कर। और तू नीचे क्यों आई? मैं आ रही थी ना मिलने तुझसे। पहले यहाँ आजा,
गले मिल मेरे। बहुत खुश हूँ मैं आज तेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर। नायरा, आज तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है बेटा, सच में। 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। नायरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सारा परिवार जैसे झूम उठा था। शांति ने खुश होकर नायरा को सोने के कंगन दिए। ये ले सोने के कंगन बेटा, आज जो तूने मुझे खुशी दी है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। नायरा बहू, ये देख, मैं तेरे लिए माता रानी का प्रसाद लाई हूँ, और ये काला धागा भी, ये तुझे बुरी नजर से दूर रखेगा। थैंक यू बुआ जी। और ये देख, ये दुपट्टा कैसा है? ये तो बहुत सुंदर दुपट्टा है बुआ जी, सच में। अरे ये जब तेरी गोद भराई होगी ना, तब मैं तुझे पहनाऊंगी, देखना। हाँ हाँ, इसकी गोद भराई तो इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारा खानदान देखता रह जाएगा। अरे तू खड़ी क्यों है? आजा बैठ जा बेटा, इस हालत में ना ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहते। जी बुआ जी, मैं बैठती हूँ, आपके लिए बस नाश्ता बना दो। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज सब कुछ नायरा बहू की पसंद का बनेगा। हाँ नायरा, आज तो कुछ नहीं करेगी, बस हमारे साथ बैठेगी और आराम करेगी। जी माँ जी। नायरा की प्रेगनेंसी की खबर उसके मायके वालों तक भी पहुंच गई थी, और इस खबर से भावुक होकर नायरा की माँ कौशल्या उनसे मिलने आती है। अरे मेरी बच्ची नायरा, पहले तेरी नजर तो उतार लूं मैं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अरे समधन जी, आपको बधाई हो, आप नानी बनने वाली हैं। अरे बहन जी, आपको भी बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे ये खबर सुनने को मिलेगी। अरे जब नायरा ने कहा था कि हम पहले से बच्चे के बारे में सोच रहे, तब मुझे लगा नहीं था कि 2 दिन में ही मुझे ये खबर सुनने को मिल जाएगी। अरे नायरा, मैं तो बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मुझसे तो रहा ही नहीं गया। जब मैंने लवली का वीडियो देखा बुआ बनने वाला, पहले मैं सीधा गई मंदिर, वहां से तेरे लिए प्रार्थना करके आ रही हूँ। और ये देख, ये तेरी पसंद के सारे फल लेकर आई हूँ। माँ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे, तूने इतनी बड़ी खबर सुनाई हमें, अब तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे तो हम तेरा और भी ख्याल रखेंगे बेटा। शांति, अब रोज नायरा बहू की पसंद का खाना बनेगा, ठीक है? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही नायरा को जो पसंद है वही बनाएंगे हम इस घर में। और जब तुम मायके आएगी ना रहने, तब मैं तेरी खूब देखभाल करूंगी। अरे बहन जी, मैं तो मेरी बहू को 9 महीने यहीं रखने वाली हूँ, आपके घर नहीं भेजूंगी, माफ कीजिएगा। अरे ऐसे कैसे बहन जी, मेरा भी तो मन है कि मैं मेरी बेटी की देखभाल करूं, उसे प्यार करूं, उसे खिलाओ पिलाओ। अगर आप इसे मायके नहीं भेजेंगी तो मैं ही यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, और क्या। हाँ, ये भी बुरा आइडिया नहीं है। सब लोग बातें कर रहे थे कि पड़ोस की जानकी भी हाथ में डिब्बा लेकर आ जाती है। अरे जानकी, आज क्या लेने आई है? वैसे आज तू मांगेगी वो मैं तुझे दे दूंगी, जो मांगना है मांग ले। अरे आज मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि लेकर आई हूँ। क्या बात है, आज सूरज उल्टी दिशा से कैसे निकला? अरे मैं तुझे बधाई देने और नायरा बहू के लिए देसी घी के लड्डू लाई हूँ, खास मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या, तूने देसी घी के लड्डू अपने हाथों से बनाए? हाँ, हमारी नायरा बहू प्रेग्नेंट है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना पड़ोसी होने के नाते। नायरा बहू, ये लड्डू ना बहुत ताकतवर होते हैं, मैं तुझे 10 के 10 महीने ये बनाकर खिलाऊंगी, देखना। जानकी, तूने मुझे इतने सालों में आज तक 1 कप चाय नहीं पिलाई, आज नायरा के लिए देसी घी का लड्डू लेकर आ गई। हाँ, तू हमारी मोहल्ले की बड़ी बहू है नायरा, मेरी भी बहू की तरह हुई ना ये, इसलिए मैंने स्पेशली उसके लिए लड्डू बनाए हैं। देखा बेटा, तेरी खुशखबरी ने तो जानकी को भी बदल दिया। अरे मैं तो पहले से ऐसी हूँ, सबको खिलाती पिलाती रहती हूँ। हाँ हाँ, खिलाती होगी, शायद हमने ही नहीं देखा होगा। चलो अब वो सब छोड़ और जल्दी से मिठाई खिला। अरे मैं तो इस खुशखबर में मिठाई भूल ही गई, मैं अभी वीरेन को फोन करती हूँ कि वो सबके लिए मिठाई लेकर आए। शांति वीरेन को फोन करती है और बड़े खुश होते हुए कहती है, मिठाई लेकर आना बेटा। मिठाई लेकिन क्यों? अरे अब बन मत, सबको पता चल गया है तेरी खुशखबर का। चल जल्दी आ जा मिठाई लेकर, सब लोग यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ नायरा की दवाई लेकर। चल रखती हूँ फोन। वीरेन थोड़ी देर बाद घर में आता है, जहाँ दिखता है कि सब लोग वहाँ मौजूद थे। वीरेन, यहाँ बेटा, मुझे बधाई तो देने दे तुझे।
बधाई किस बात की बुआ जी? अरे तू बाप बनने वाला है। भाई अब बनो मत, चलो सबको बता दो। ये क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? वीरेन को देखकर नायरा जोर जोर से रोने लगती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी जी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने बस उस दिन कुछ बाहर का गलत खा लिया था, इसलिए मुझे सुबह से उल्टी और चक्कर हो रहे थे। लेकिन पता नहीं लवली ने क्या सुना कि उसने सबको ये बता दिया। मैं आप सबको बता ही नहीं पा रही थी क्योंकि आप सबकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगा आप सब उदास हो जाएंगे। लवली तुझे किसने कहा कि नायरा प्रेग्नेंट है? वो मैं सुबह को यहाँ से जा रही थी तो भाभी कब से उल्टी कर रही थी, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और आपसे कह रही थी ना उन्हें कुछ नींबू चाहिए, तो मुझे लगा ये सब तो प्रेगनेंसी में होता है, तो मैंने इसलिए रील बना दी। नायरा एक बार हमसे पूछ तो लेती। तेरे इस बिना समझे ढिंढोरा पिटने की आदत ने देखा आज क्या कर दिया। अब सब लोग कितने उदास हैं। लवली तुझे कितनी बार कहा है, जब तक किसी की जानकारी पूरी तरह से समझ में ना आए तब तक कुछ भी मत कहा कर। बिना सोचे बिना समझे कुछ भी कहती रहती है, कुछ भी पोस्ट कर देती है, किसी की कहा सुनी दूसरों को पहुंचाती रहती है। इसकी बहू ने ये किया, उसकी बहू ने वो किया। तुझे पता है इस तरह की समाज में अफवाह फैलती है। देख आज तेरी वजह से बुआ जी, जानकी ये सब कितने परेशान हो गए, कितने दुखी है। अब मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, जानकी आंटी, मेरी बेवकूफ की वजह से आप दोनों को दुख हुआ। लवली आज तो ये कोई छोटी बात थी, हम घर वालों के बीच ही रह गई, लेकिन भविष्य में कोई भी बात को पहले समझो फिर ही किसी को बताओ, और वो भी जब जरूरी हो तभी बताओ, वरना अपने तक ही रहने दो। जी बुआ जी मैं समझ गई। नायरा तुम्हें भी हमें पहले बता देना चाहिए था बेटा। किसी को दुख ना देना अलग बात होती है, लेकिन किसी को अंधेरे में भी नहीं रखना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ। चलो अब जो हो गया सो हो गया, आगे से तुम दोनों ध्यान रखना इस बात का। अब जब बड़ी बहू प्रेग्नेंट नहीं है तो मैं ये लड्डू वापस ही लेकर जाती हूँ।